हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक स्टडी सेंटर में। कहें तो आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमको पढ़ना है अपना, कहे तो अपना टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी यानी जो गुणधर्म हमारे तत्वों के होते हैं, यानी जो एलिमेंट्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं, उनमें जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनमें किस प्रकार से आवर्तिता या कहे तो किस प्रकार से पुनरावृत्ति होती है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि हम अपने तीसरे चैप्टर में है। ठीक है, जिसका नाम है कहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी तत्वों का वर्गीकरण और है उनके गुणधर्मों में आवर्तिता। ठीक, तो उसी में हम पढ़ रहे अपना फिजिकल प्रॉपर्टी, कहे तो भौतिक गुणधर्म, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कहे तो पहले उस पिछले वाले के पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस और पिछले वाले में हमने आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा। लेकिन अब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाम तो सुना होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने आयनिक रेडियस जब बताया था तब मैंने बताया था कि आयनन की प्रोसेस क्या होती है, यानी आयनन की प्रक्रिया क्या होती है, आयनन हम कहते किसको है। तो अब वही बात आ गई कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, आयनन तो वहां पे बताया था, यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि आयनन किस प्रकार से होता है, आयनन एंथैल्पी क्या होती है और इसका क्रम कहे तो जब हम अपने पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या अप टू डाउन आते हैं, कहे तो बाएं से दाएं जाते हैं या फिर ऊपर से नीचे आते हैं, तब किस तरीके से आयनन एंथैल्पी चेंज होती है। ठीक है, तो देखिए बात करें तो पहले आयनन एंथैल्पी होती क्या है। तो आयनन से समझ जानना चाहिए कि आयनन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, आयोनाइजेशन यानी आयन बनना, ये भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर आयन यानी आयन बनना बोल सकते हैं, आयन बनना या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो बात करें ये आयनन तो हो गया, लेकिन ये बात हुई आयनन की, हाँ इलेक्ट्रॉन निकलना या फिर आयन का बनना आयनन कहलाता है। अब ये एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, इसको हम एक टर्म में ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक, आयनन ऊर्जा। तो देखिए आप आयनन एंथैल्पी देखिए क्या है, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है सी। देखिए क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनन एंथैल्पी। अब ये आयनन एंथैल्पी होती क्या है, तो बात करें तो किसी एलिमेंट के एटम की वह मात्रात्मक प्रॉपर्टी है या क्या, ये आयनन एंथैल्पी किसी भी परमाणु के कहे तो किसी भी तत्व के परमाणु के वह प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। तो अगर इसकी बात करें तो क्या, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या मतलब है, अ क्वांटिटेटिव मतलब एक मात्रात्मक, ठीक बोल सकते हैं, एक मात्रात्मक, ऑफ द टेंडेंसी यानी मात्रात्मक, टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति, एक मात्रात्मक प्रवृत्ति, ऑफ एन एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट का। ठीक है, क्या, ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एलिमेंट की मात्रात्मक क्षमता, मात्रात्मक प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति, टू लॉस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति, इज गिवन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कहने का मतलब कि किसी एलिमेंट यानी किसी तत्व का एटम, यहाँ पे एटम नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, हम किसी तत्व से ही बात कर सकते हैं, भाई तत्व का एटम होगा, एटम की प्रवृत्ति होगी, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, एलिमेंट की तो होगी नहीं। ठीक है, तो जो कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम की वह मात्रात्मक प्रवृत्ति जो किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए होती है, उसी को बोलते हैं हम आयनन एंथैल्पी। और बात करें ये भाई इलेक्ट्रॉन तो ढेर सारे होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उसको पहली एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उसको दूसरी एंथैल्पी बोलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो तीसरी, और इसी तरीके से नाम रखते चले जाएंगे। लेकिन जब हमको कुछ नहीं दिया रहेगा, कोई समीकरण दे दे यानी कोई क्वेश्चन दे दे, तब उस वहां पे एनर्जी लिख दे, तो वहां पे हम हर समय यही समझेंगे कि वो हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई, यानी कहे तो फर्स्ट एंथैल्पी दी गई, यानी पहली एंथैल्पी दी गई, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, तो ये तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी, समझ में आई होगी कि क्या, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन, यही बोल सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कहने का मतलब किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है हमारी आयनन एंथैल्पी। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अब देखिए क्या, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी, मैंने बताया ना एनर्जी, एक तरीके से हम इसको एनर्जी कह सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम।
अब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है भाई, ये टर्म आया ना तो जानना चाहिए ना क्या होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम हम उसको कहते हैं कि वह किसी भी एलिमेंट का वह एटम जो किसी से भी बंधा ना हो, या कहे तो कोई भी बॉन्ड ना बनाया हो, वो अकेला हो, बोल सकते हैं अकेला हो, गैसियस फॉर्म, गैसियस समझ सकते हैं गैस फॉर्म में, ठीक है। यही होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो क्या आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, कहने का मतलब इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मतलब यह प्रदर्शित करता है क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, उस एनर्जी को जो कि जरूरत होती है हमें, किसके लिए जरूरत होती है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब उसके लिए जरूरत होती है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी आइसोलेटेड, इसको बोलते हैं विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु, ठीक है। तो तब हमें जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है जब कोई आइसोलेटेड यानी कहे तो विलगित गैसीय परमाणु है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की हमें जरूरत होती है उसी को हम बोल सकते हैं कि वो आयनन एंथैल्पी है या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। वही लिखा गया है ना, इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब तलस्थ अवस्था बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट यानी तलस्थ अवस्था जहाँ पे उसने कोई क्रिया ना की हो, ठीक है। तो तलस्थ अवस्था में किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो ऊर्जा होती है वही बताती है हमें क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये बात हुई। तो बात करें इसके लिए जनरल फार्मूला दे देते हैं, ठीक। तो जनरल फार्मूला इसके लिए क्या होगा, मान लीजिए कोई आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम हो तो उसके लिए आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम यक्स भाई किसी से जनरल मान रहे हैं ना, कोई लिख तो नहीं, तो ये किसी से क्रिया नहीं किया है, आइसोलेटेड है तो क्या होगा, और गैसियस है तो गैसियस लिखने के लिए ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं, ठीक है। गैसियस लिखने के लिए ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं। तो इसको और छोटा लिखे देखिए, ठीक है, इससे समझ जाइए ये हमारा गैसियस एटम है, ठीक। अब क्या इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या होगा, ये हुआ इधर, इससे एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल दीजिए, ओके। एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये प्लस कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकला है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से डिसबैलेंस हुए, इनमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज डिसबैलेंस हुए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये यक्स प्लस बना, अभी भी ये गैसियस ही रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकला है लेकिन ये प्लस चार्ज हो गया, ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया कैटायन, बना ना, कैटायन बन गया, जो कल वाली वीडियो में बताया था एनायन आयन, आयनिक रेडिस में आता था ना आयन, कैटायन और एनायन, तो वही ये कैटायन बन गया। क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी वजह से इस पे प्लस चार्ज आया, एक प्लस चार्ज, ठीक है। तो यही है, ये इसी में से जो ऊर्जा हमें लगी, जो ऊर्जा हमने इसको दी जिससे कि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं क्या, आयनन एंथैल्पी, समझ सकते हैं कि उसी को हम आयनन एंथैल्पी बोल सकते हैं या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। वही ऊर्जा जो हमको लगी है यहां से एक इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, यही होती है आयनन एंथैल्पी, आप बोले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी, ठीक। इसी को हम जनरली आयनन ऊर्जा बोल देते हैं, ठीक। तो ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो बात करें तो इसकी कुछ यूनिट भी होनी चाहिए। तो देखिए आप, आयनन ऊर्जा की जो यूनिट दी जाती है वो दी जाती है किलो जूल और मोल इनवर्स, यानी किलो जूल पर मोल, ये दी जाती है इसकी यूनिट, ठीक है। इसकी आयनन एंथैल्पी की ये यूनिट है, इसको बोलते हैं किलो जूल पर मोल, भाई इनवर्स लगा है इसलिए पर मोल बोल देते हैं, ठीक। तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट। अब बात करें, यूनिट तो हो गई, अब देखिए भाई एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, मैंने पहले बताया एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, और भी इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के अंदर। तो बात करें ये तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकला, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोले या एंथैल्पी बोले, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं, चलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी प्रथम आयनन एंथैल्पी, ये तो पहले के लिए, लेकिन जब बात करें दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तब देखिए क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे देखिए साफ कर देते हैं इसको, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा
तब भाई जाहिर सी बात है दूसरा इलेक्ट्रॉन एक एटम, अब तो वो आइसोलेटेड एटम रह नहीं गया है भाई, आइसोलेटेड ना होकर के वो केटायन बन गया है ना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब इसने त्यागा तब ये केटायन बन गया, मतलब अब कौन सा फॉर्म है इसका, अब इसका फॉर्म है ये, है ना ये, ओके। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तब देखिए क्या बनाएगा, अब इलेक्ट्रॉन और त्यागा एक इलेक्ट्रॉन और, तो इस एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्या होगा अब एक्स, और इस पे 2 चार्ज हो जाएगा और ये गैसियस एटम ही रहेगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन गया है, ये फॉर्म बना है ना। कहने का मतलब अब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो, लेकिन अब इस पे चार्ज की संख्या हो गई डबल हुई, तो अभी भी ये क्या है, अभी भी ये है हमारा कैटायन ही। अब ये हर समय कैटायन ही रहेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकला और ये जो स्टेट बनी पूरी, ये कौन सी होगी, ये तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए था, ठीक है, कि पहला इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला। यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसकी वजह से इसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, 3 निकले, 4 निकले, 5 निकले, 6 निकले, कोई भी, उसी तरीके से हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बोलते चले जाएंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने आप स्वयं तो निकलेंगे नहीं, है ना, जायज बात भाई, कोई अपने आप इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालेगा, क्या जरूरत है उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने की, कोई नहीं ना, है ना भाई। जो स्टेबल होगा वो क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा, सीधी सी बात है। जो स्टेबल हो, मान लीजिए जिसके घर का खर्चा आराम से चल रहा हो, वो क्यों चाहेगा कि ज्यादा मेहनत करें भाई, जब आराम से खर्चा निकल रहा है तो ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो बात सेम वही यहाँ पे होती है, जब वो आराम से है, आराम से रह रहा है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो उसको क्या पड़ी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागे, है ना। लेकिन इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि उसको एनर्जी बाहर से दी जाती है, यानी इस एटम को, इस एलिमेंट को एनर्जी बाहर से सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब एनर्जी दी जाएगी तब एनर्जी का मान हर समय क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई। एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तब मान पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हर समय ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो एनर्जी होती है, कहे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या कहे आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हर समय पॉजिटिव होती है, ये बात होगी एक। और दूसरी बात कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दूसरे की, यानी जो दूसरा आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, वो हर समय इससे ज्यादा होती है, क्या, पहली वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हर समय ज्यादा होती है। बात करें इसको अगर समझें तो देखिए क्या, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये क्या, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होगा भाई, सेकेंड वाली हर समय ज्यादा होगी। अब ये होगा क्यों, इसके बारे में भी समझें, ठीक है। तो ये सेकेंड वाली, और इसी तरीके से जब थर्ड निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे, फिफ्थ निकालेंगे, वो भी कहें तो क्रमशः ज्यादा होती चली जाएंगी। इसका कारण है 2 बातें, ठीक है, 2 बातें इसका कारण है। एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, कहे तो जो न्यूक्लियस चार्ज है उसके बीच अट्रैक्शन। ये 2 बातें मेन कारण होती हैं इसकी ऊर्जा बढ़ने की, ठीक है। ये बात पहले तो, ये जो क्रमशः जितनी ज्यादा हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे वो बड़ी होगी, ठीक। एंथैल्पी क्या भाई, जितनी ज्यादा ऊर्जा देंगे, तो कहने का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तब हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भाई पहला इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला तब तो वो न्यूक्लियस से बराबर दूरी पे था, एक स्टेबल स्टेट में, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था उस एटम के लिए, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना भाई। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शील्डिंग थी, अब वहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, कहीं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो पहले से स्टेबिलिटी बनाए हुए थे, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश जो पहले से स्टेबिलिटी बनाया हुआ था उस इलेक्ट्रॉन के साथ, वो तो डिसबैलेंस होगा, अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन और भी होगा बाहरी, वो उसके पास और नजदीक होगा,
कहे तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे कि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो और नजदीक न्यूक्लियस के चले जाएंगे, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा उस न्यूक्लियस की पकड़, कहे तो उस न्यूक्लियस की पकड़ उतना ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन पे होगी, और जितना ज्यादा पकड़ होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बात हुई। अब बात करेंगे कि इसकी पीरियोडिसिटी किस प्रकार से होती है। ठीक है, ये आयनन एंथैल्पी होगी कि आयनन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, इसका मान हर समय पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, और क्रमशः सक्सेसिव, जिसको सक्सेसिव बोलते हैं, सक्सेसिव आयनन एंथैल्पी का मान हर समय बड़ा होता है तो ज्यादा होती है। आयनन एनर्जी सक्सेसिव की ज्यादा होती है, जितने ज्यादा हम निकालते जाएंगे उसकी आयनन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो बात हम करें अपने पीरियड में। ठीक है, तो पीरियड की तुलना में क्या होता है, जब पीरियड में हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या लेफ्ट टू राइट तक की तुलना में एक आयनन एंथैल्पी किस प्रकार से घटती बढ़ती है हमको देखना है। देखिए, जब हम इस तरीके से जाते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, तो हम सबको पता है कि जो साइज होती है, हमने एटॉमिक साइज पढ़ ली है, जो साइज होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती है, कहते छोटी होती जाती है ना, ये पढ़ा कि धीरे धीरे जो साइज होती है वो डिक्रीज होती जाती है। और डिक्रीज होने के कारण क्या होता है भाई, कुछ तो होगा। डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, ये साइज डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, कहे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लग रहा है ना भाई। सेल वही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी सेल में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सेल नहीं बढ़ रही, सेल वही, इलेक्ट्रॉन उसी सेल में आ रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो जितने भी इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे वो और कंप्रेस, वो जो एटम होगा वो कंप्रेस होता जाएगा, कहने का मतलब वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि साइज उनकी छोटी चली जाती है, और जितनी ज्यादा छोटी साइज होती जाएगी उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आयनन एंथैल्पी होती है, कहें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसका मान ग्रुप में, कहें तो पीरियड में उसका मान क्रमशः बढ़ता है। तो कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज, जनरली इंक्रीजेज बोल सकते हैं भाई, धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा फर्क साइज तो होता नहीं, धीरे धीरे। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेज इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, जनरली इंक्रीजेस भाई, थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। जनरली इंक्रीजेज, ठीक है, आयनन एंथैल्पी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आयनन एनर्जी। ठीक, तो द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेज इन ए पीरियड, भाई। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी आपको दिखाते हैं एक ग्राफ, तब आपको समझाते हैं। इन ए पीरियड, क्या, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेज इन ए पीरियड व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भाई पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, राइट टू लेफ्ट तो चलते नहीं। ठीक है, ये केस होती है जब हम आयनन एंथैल्पी के लिए अपने पीरियड में चलते हैं, तो अपने आवर्त में चलते हैं। तो द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, कहे तो आयनन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे बोल सकते हैं, जनरली यानी धीरे धीरे सामान्यता बढ़ता है जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं। ठीक है, ये बात हुई। तो अब आपको इस पे आधारित, यानी तो कहे तो ग्रुप पीरियड पे आधारित एक आपको ग्राफ दिखाता हूं। आप देखिए, ग्राफ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। और भाई एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये केमिस्ट्री है, तो कुछ अपवाद तो होंगे ही भाई, बिना अपवाद के केमिस्ट्री संभव नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो बात हुई। तो आपको ग्राफ दिखाऊं एक, आप यहां देखेंगे, हाँ यहां देखिए, आप देख रहे हैं ग्राफ को, नीचे एटॉमिक नंबर जेड है,
जिसको जेड से दिखाया गया, हम सबको पता है एटॉमिक नंबर जेड से दिखाया जाता है। फिर साइड में दिया गया है डेल्टा एच, ठीक है, ये सिंबल ये होता है डेल्टा आई लिखा गया है, आयोनाइजेशन बोल सकते हैं, डेल्टा एच, इससे हम दिखाते हैं क्या, आयोनाइजेशन, ठीक है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी ये दिखा रहा है। एच तो एंथैल्पी होती है, लेकिन डेल्टा आई दिखाने से कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिखा रहा है। तो आप देखेंगे ग्राफ में क्या हो रहा है, ये हमको कौन सा पीरियड दिया गया है, पीरियड ना देते हुए देखिए पूरा दे दिया गया है कि जो हमारा होता है क्या, एटॉमिक नंबर 60 से नीचे वाले तत्वों के लिए, सभी के लिए। तो आप देख रहे हैं हीलियम के लिए ऊपर सबसे ज्यादा ऊर्जा हो रही है, हीलियम के लिए, नियान के लिए हो रही है, आर्गन के लिए हो रही है, क्रिप्टान के लिए हो रही है, जेनान के लिए हो रही है ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? और सभी के लिए देखिए लिथियम जो हमारे पहले फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैं, कहें तो हमारे जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम हो रही है। ग्राफ में आप देख सकते हैं नीचे है, कहने का मतलब इनकी आयन एंथैल्पी कम है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, पता है सबको, और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से ये मोर रिएक्टिव होते हैं। भाई जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसको हमको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो कम ऊर्जा देने की वजह से क्या, उसका आयन एंथैल्पी का मान कम होगा। और जो हमारे है तो हीलियम, नियान और जो हमारे उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैस, तो नोबल गैसेस की तुलना में देखते हैं कि जो सेल होता है वो पूर्णतः भरा हुआ होता है। कहें तो जो नोबल गैसों का कोष होता है वो पूर्णतः भरा होता है, जिसकी वजह से मोर स्टेबल होता है। उसको अगर हमको उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए हमको ज्यादा एनर्जी, कहें तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। इसी वजह से सभी में आप देखेंगे पूरे एटॉमिक नंबर 60 तक जो हमारे नोबेल गैसेस हैं उन सभी की आयन एंथैल्पी का मान हर समय ज्यादा है, किसकी तुलना में, और अदर एलिमेंट्स की तुलना में उसकी आयन एंथैल्पी का मान ज्यादा है ना। पूरे ग्राफ में आप देख सकते हैं सभी का। तो उसका कारण यह है कि ये जो हमारा, मान लीजिए लिथियम लेते हैं, लिथियम इसका क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर वाली कक्षा में, तो आसानी से निकल जाता है, और ये त्याग कर आसानी से Li प्लस कहे तो कैटायन बना देता है, धनायन, ठीक है। और यही कारण है कि फर्स्ट ग्रुप की जो स्टेप वो रिएक्टिविटी होती है, कहे तो अभिक्रियाशीलता होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, कह सकते हैं ना, सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है, तो कह सकते हैं इसकी आयन एंथैल्पी भी बहुत कम होगी, है ना, आयन एनर्जी बहुत कम होगी, बोल सकते हैं ना, ठीक है। ये है देखिए वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी विथ एटॉमिक नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर एलिमेंट्स विथ Z इक्वल टू 1 to 16, ठीक है। ये वेरिएशन था, किस प्रकार से इनके वेरिएशन, चेंजिंग किस प्रकार से इनकी होती है एंथैल्पी में, ठीक है। अब बात करें तो ये हो गई हमारी, ठीक है, ये हो गया। और हमने बताया कि जब पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन से निकाला था, जब सिंपल एटम था ये वाला, तब तो आइसोलेटेड था, तब तो आसानी से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। लेकिन जब ये वाली केस आई, यानी अब धनायन था, तो धनायन से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। भाई धनायन है तो वहां से आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, नहीं होगा ना, क्योंकि धनायन तो वो इलेक्ट्रॉन को इसकी तुलना में अधिक टाइटली खींचे रहेगा, अधिक टाइटली बॉन्ड किए रहेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी होगा वो इससे बहुत कहे तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा ना, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसकी तुलना में कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर हो। तो वही मैंने बताया कि हर समय जो सक्सेसिव हम निकालते जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयन एंथैल्पी जो हम निकालते जाएंगे उसका मान ज्यादा होगा, कहे तो वो ज्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए आप पीरियड देखेंगे, ठीक है, हमने तो जनरली बता दिया एक एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 60 तक। अब पीरियड के लिए मैंने बात बताई कि जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान कहें तो जनरली इंक्रीज करता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। लेकिन अब बात आएगी कि यहाँ पे जो कहे तो अपवाद जो होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से होते हैं अपवाद। तो देखिए क्या है, आप ये ग्राफ देखेंगे, इसमें आपको सभी दिख रहे हैं सेकेंड पीरियड, लिथियम से लेकर के नियॉन तक सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। तो बात करें ग्राफ में तो बराबर दिखाया गया है, नीचे एटॉमिक नंबर है और ऊपर लिखा गया है, मतलब इस साइड में हमारा दिखाया गया है डेल्टा IH, यानी बोल सकते हैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। देखिए क्या है, लिथियम का तो भाई सबसे कम है ना, लिथियम आसानी से त्याग देगा, जाहिर सी बात है भाई, लिथियम के 2s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आसानी से त्याग देगा
ठीक है। और फिर बात करें तो बेरिलियम का देखिए कितना दिया गया, बेरिलियम के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसका देखिए कितना दिया है 899। ठीक है, कहें तो ये किसका है, ये है लिथियम का और ये बेरिलियम का। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं किसका, बोरान का, बोरान का दिया गया है। बोरान के लिए क्या होता है 2s2 और 2p1, ये केस होती है बोरान के लिए। ठीक, तो आप देखिए इसमें, और इसी तरीके से हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए भी है अपवाद। तो आप ग्राफ देख सकते हैं क्रम से बढ़ रहा है, लेकिन जब बात आती है हमारी कहें तो बेरिलियम और बोरान की, तब की तुलना में आप देख रहे हैं ग्राफ में कि बेरिलियम का ग्राफ बोरान से ऊपर है। कहने मतलब बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरान से ज्यादा है, जबकि होना क्या चाहिए, बोरान की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ग्रुप में जब हम चलते हैं, पीरियड में जब हम चलते हैं, क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्रम होता है। और यहाँ पे लास्ट में आता है हमारा नियॉन, ये क्रम होता है ना चलने का। तो कहने का मतलब इस क्रम से बढ़ने चाहिए, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान इस क्रम से बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने बताया कि 2 जगहों पे अपवाद, एक अपवाद ये हमारा और दूसरा अपवाद हमारा होगा ये। और होगा क्या अभी बताता हूं। देखिए ये अपवाद बेरिलियम और बोरान का हो रहा है। याद कीजिए जब पिछले चैप्टर के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक बात बताई थी, स्टेबिलिटी हाफ फील्ड की और फुल फील्ड की बताई थी ना। फुल फील्ड ऑर्बिटल जब होगा तब उसकी स्टेबिलिटी, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तब उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, वहीं से आप रिलेट कीजिएगा। अभी देखिए लिथियम के लिए तो ठीक है भाई, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। बेरिलियम के आप देखेंगे कि ये फुल फील्ड है भाई, ये फुल फील्ड है। 2s में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं ना, तो 2s फुल फील्ड और ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक। तो कहने का मतलब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास तेजी से खींचे रहेगा, कहे तो तेजी से जकड़े रहेगा। और बोरान के केस में इसको आप देखिए 2p1 को, बोरान के केस में तो 2s की तुलना में 2p1 यानी जो p वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूरी पे है भाई। 2s तो नजदीक है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन जो 2p वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूरी पे है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो साइज होगी इसकी, वो इसकी तुलना में बढ़ जाएगी भाई। इंक्रीज होने, डिक्रीज होनी चाहिए साइज, लेकिन जो साइज होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों, ये भी बात उठनी चाहिए ना कि साइज क्यों बढ़ जाएगी भाई, है ना, भला साइज क्यों बढ़ेगी। तो देखिए कि ये जो अट्रैक्शन बताया ना कि 2 ही बातें हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्सन। ठीक है, तो देखेंगे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कम होगी। क्यों, क्योंकि ये नाभिक से दूरी पे होगा, है ना भाई, नाभिक से दूरी पे होगा और ये नाभिक के नजदीक होगा। ठीक है, तो जो नाभिक के नजदीक होगा उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो जिसकी वजह से बेरिलियम की एनर्जी हमको दिखाई गई है 899 ग्राफ में। लेकिन जो बोरान है इसकी साइज बड़ी होगी बेरिलियम की तुलना में, जबकि होना क्या चाहिए था कि बेरिलियम, बोरान की साइज छोटी हो बेरिलियम से। भाई हमने साइज यही पढ़ा है कि जनरली जब हम आवर्त में चलते हैं तो साइज क्रमशः छोटी होती है, लेकिन यही सब कहे तो यही हमारे अपवाद हैं। ठीक है, कि इसकी साइज बड़ी हो जाएगी बेरिलियम से, तो साइज बड़ी होने से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, कहे तो आसानी से आयनित हो जाएगा, या आयनन की प्रोसेस आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से निकलेगा। और जो आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा का मान होगा इन दोनों में, वो इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आप ग्राफ में देख सकते हैं कि बोरान का ग्राफ 801 पे दिखाया गया है, जबकि बेरिलियम का ग्राफ दिखाया गया है 899। ठीक है, 899 किलो जूल पर मोल बेरिलियम का है, लेकिन बोरान की तुलना में 801 बोरान का। यही कारण है कि इसकी साइज बड़ी हो जाती है इसकी तुलना में, इसीलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और वो बात शिल्डिंग के लिए भी आती है। 2s का इलेक्ट्रॉन आसानी से कहें तो ज्यादा शिल्डेड करेगा, कहें तो क्या, ये ज्यादा शिल्डेड होगा भाई 2s वाला, लेकिन ये 2p वाला कम शिल्डेड होगा, या न्यूक्लियस की तरफ कम धंसा हुआ होगा, बाहर होगा न्यूक्लियस से, बोल सकते हैं कि ज्यादा बाहर होगा, और ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा। इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस का लग रहा है वो इस पे ज्यादा, इस पे कम होगा, इसकी वजह से ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और फिर बात करें आगे, देखिए कार्बन का तो ठीक है भाई, क्रम से बढ़ रहा है, फिर नाइट्रोजन के लिए भी बढ़ गया, ऑक्सीजन का कम हो गया। अब ये क्यों हुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए
क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का कम हो रहा है। तो नाइट्रोजन की तुलना में बात करें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है क्या, 2s2 और 2p3, और इसका क्या होता है 2s2 और 2p4। ये होता है 4 2 6 2 8 और 3 2 5 2 7, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसकी बात कीजिए, इसकी भाई यही तो फर्क डालेगा भाई। पहला जो इलेक्ट्रॉन हम पहला निकालेंगे वो इसी से तो निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल से। तो क्या होगा कि बात करें दोनों तो पीपी है और ये हमारा हाफ फील्ड है। और पता है आपको, मैंने बताया भी है कि हाफ फील्ड सबसेल, ठीक है, हाफ फील्ड सबसेल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। किसकी तुलना में, जो हाफ अदर की तुलना में वो ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होगा वो अदर ऑर्बिटल से, अदर सबसेल्स की तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन का ग्राफ नीचे गिर गया है, इसकी साइज बढ़ गई है। ये ग्राफ आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए है, या तो पहली आयनन एंथैल्पी के लिए है, ठीक है। तो 2p4 होने की वजह से ये केस बन जाएगी ना कि 3, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसे हम भर रहे थे ये केस। लेकिन इसकी तुलना में क्या केस बनेगी, यही केस कि 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी तुलना में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, इसकी तुलना में होगा ना, इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से निकल जाएगा। और ये रिपल्सन भी यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा इलेक्ट्रॉनों के बीच। लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से साइज इनकी बढ़ जाएगी, और साइज बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर भागा, या कम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। तो यही कारण है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ग्राफ में दिख रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको ग्राफ में दिख रही है, वो ऑक्सीजन के लिए हमारी कम है, जबकि नाइट्रोजन के लिए ज्यादा है। जबकि होना चाहिए था क्या, नाइट्रोजन की ज्यादा, और कह दो कि होना क्या चाहिए था, नाइट्रोजन की कम और ऑक्सीजन की ज्यादा, क्योंकि जनरली पीरियड में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए ग्राफ में बाकी फ्लोरीन और नियान, ठीक है, नियान का ज्यादा ही होगा भाई, पूर्णतः फुल फील्ड होगा। आवर्त कहे तो इनर्ट गैस है या नोबेल गैस, ठीक है, वो पूर्णतः फील्ड होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हमको होगी। तो ये था पूरा ग्राफ, और ये दोनों अपवाद या एक्सेप्शंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। ये हमारे पीरियड के लिए था। अब बात करें ग्रुप में क्या होता है। अब देखेंगे पीरियड तो हो गया हमारा, अब ग्रुप की बात करेंगे हम कि ग्रुप में किस तरीके से होता है। और मैंने आपको बता भी दिया कि ये जो होता है क्या, कि क्या हमारा, मैंने आपको बता भी दिया कि इस फिगर में कि जो रिएक्टिविटी होगी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, मतलब जिसकी आयनन एंथैल्पी कम वो मोर रिएक्टिव, ठीक है। आप इससे समझ सकते हैं, यानी कह सकते हैं जिस एलिमेंट की आयनन एंथैल्पी कम होगी वह ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। अब बात करेंगे हम ग्रुप में कि ग्रुप में किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ग्रुप में आप देखेंगे, ये ग्राफ हट गया है, हाँ। अब बात करेंगे हम ग्रुप यानी कि समूह में, कि आयनन एंथैल्पी समूह में किस प्रकार से चेंज होती है। तो चेंजिंग, तो चलिए ग्रुप, हम कोई भी ग्रुप ले लेते हैं। ग्रुप में हम कैसे चलते हैं, ऊपर से नीचे। तो सबको पता है कि ऊपर से नीचे चलने पे हमारे सेल की वैल्यू बढ़ती जाती है। कहने मतलब जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है n, इसका मान क्रमशः बढ़ता जाता है, ठीक है। ये सबको पता है कि इसका मान क्रमशः बढ़ता जाता है एक क्रम से, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो कहने का मतलब सेल की संख्या बढ़ती जाती है। तो सीधी सी बात भाई, सेल की संख्या बढ़ने का मतलब साइज बड़ी हो गई। हमने एटॉमिक साइज में भी पढ़ा, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तब एटॉमिक साइज या आयनिक साइज सब कुछ बड़ी होती जाती है, ये हमको पता है, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई साइज बड़ी हुई तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल है, वो न्यूक्लियस से दूर होगा। तो जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉनों का आपस में जो रिपल्सन होगा वो भाई अपने आधार पे होगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन उसका, यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा। भाई जाहिर सी बात है, जब अट्रैक्शन कम लगेगा तब वो आसानी से बाहर जा सकता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं अप डाउन, तब
जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जनरली यहाँ पे तेजी से, क्योंकि भाई सेल ही चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे तेजी से बोल सकते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है, यानी कह सकते हैं कि इन ए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजेज, है ना, इज डिक्रीजेज व्हेन वी मूव अप टू डाउन। तो क्या the ionization enthalpy is decreases, या इज ना लगा के सीधे the ionization enthalpy decreases when moving in a group अप टू डाउन, कहने मतलब अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे जब आते हैं तब की तुलना में क्या होता है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज व्हेन मूविंग इन ए ग्रुप अप टू डाउन, मतलब जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तब जो आयन एंथैल्पी का मान है वो घट जाता है। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज लिख सकते हैं बिकॉज द साइज ऑफ एटम, बोल सकते हैं बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, या बोल कई कारण हो सकते हैं, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज या फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी ज्यादा बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा, या उसको हम बोल सकते हैं क्या, अलग तरीके से अगर बात करें तो जो द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, ये भी बोल सकते हैं कि भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा जिसकी वजह से एंथैल्पी का मान भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, जहां पे आयनन कहे तो जहां पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होगा वहां पे आयनन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आयनन एंथैल्पी, कहे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हुई हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इस पे और भी बातें हैं, देखिए क्या है। अब हम ग्रुप में बात करें, हमने बताया था ट्रेंड्स यही है कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये बताया। अब देखिए इसी में बात करें, इसका ग्राफ देखेंगे ग्रुप में किस तरीके से होता है इनका मान। देखिए अब आपको ग्रुप का ग्राफ दिखाऊं, देखिए आप ग्रुप का ग्राफ। तो ग्रुप में आप देख रहे हैं कौन सा ग्रुप लिया गया, हमारा पहला ग्रुप लिया गया है एल्कली मेटल्स का ग्रुप बोल सकते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। आप जनरल इसमें देख सकते हैं ऊपर से सीधे, ऊपर सबसे ज्यादा भाई इस साइड में आपका ऊर्जा दी गई है किलो जूल पर मोल में, और नीचे हमारा एटॉमिक नंबर दिया गया है यानी जेड। तो देख सकते हैं कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये ऊर्जा घट रही है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं बाहर। ठीक है, यानी बोल सकते हैं जितनी बड़ी साइज होती जा रही है इलेक्ट्रॉन वहां से आसानी से निकलते चले जा रहे हैं ना, है ना, यही बात है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन किसके, द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। यही मैंने बताया था कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी वो कम लगेगी। ठीक है, ड्यू टू स्क्रीनिंग, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बताया था। ड्यू टू स्क्रीनिंग यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के कारण, या उसको हिंदी बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव के कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान है न्यूक्लियस के द्वारा जो लगाया जाता है बाहरी इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस शेल पे, वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था ग्राफ किसके लिए, ग्रुप के लिए। ठीक है, अब ये हमारा आयनन एंथैल्पी हो गई। तो ठीक है, ये थी पूरी बात, आपको ग्राफ के बारे में पूरा पता चला। और बताऊं तो वही कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब साइज हमारी घटती है ना, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी या बोले तो आयनन एंथैल्पी का मान हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, साइज छोटी होने की वजह से। ठीक है, और साइज छोटी होती है क्यों,
यही दो फैक्टर याद रखिएगा। एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन यानी इलेक्ट्रॉनों का आपस में प्रतिकर्षण। यही दो बातें निर्भर करती हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, कि किस एटम का किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या फिर किस एटम या किस कहे तो एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। यही दो बातों पे ही निर्भर करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कभी भूलेगी नहीं। ठीक है, उम्मीद यही करता हूं। तो ना समझ में आएंगे तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।